हेलो। ये फर्स्ट लेक्चर है इन्वायरमेंट का, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज इज़ चेंज इन द एवरेज टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशंस of a place which is includes both increasing and decreasing of temperature। ठीक है, जब एवरेज टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस किसी की जगह की चेंज हो जाती हैं, उसमें चाहे टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड इज ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल वार्मिंग is increasing temperature from average level और global dimming decreasing temperature from average level। okay, climate change is the in a past। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पास्ट में भी हुआ है, और जो कि इसमें हम देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वी हैव सीन 5 सच फेजेस। उसमें 5 फेजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज की हुई हैं, बट द रिसेंट चेंज इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ह्यूमन नहीं लिखा, लेकिन जो रिसेंट क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन या एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जो पास्ट हिस्ट्री में क्लाइमेट चेंज हुई है वो किस किस पीरियड में हुई है? लेट ऑर्डोवियन, लेट डेवोनियन, ठीक है, लेट डेवोनियन, परमियन, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ठीक है, ये 5 फेजेस हैं जहाँ पास्ट में क्लाइमेट चेंज हुआ है। अब क्या कारण है, काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो इसे 2 टाइप से किया जा सकता है। फर्स्ट नेचुरल कॉज, जिसमें वोल्केनिक इरप्शंस होता है, जिससे सल्फर रिलीज होती है, जो कि क्या है, एसिडिक रेज का कारण है। ठीक है, एल्बिडो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कि जो सल्फर होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो इनकमिंग रेडिएशन ऑफ द सन्स होते हैं, उसे एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। एल्बिडो इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है, अर्थ मतलब कूलिंग ऑफ द अर्थ हो जाते हैं, अर्थ की कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ओके, सेकेंड है वाटर वेपर। वाटर वेपर एब्जॉर्ब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वाटर वेपर जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे एवरेज टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो जाता है, और देन ऐसे इससे रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो कारण है क्लाइमेट चेंज का, मिलाकोविच साइकिल। मिलाकोविच साइकिल इज अर्थ ऑर्बिटल चेंज। जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में चेंज आ जाए, यानी वो सन के नज़दीक हो सकती है और सन से अवे हो सकती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी चेंज इन द रेडिएशन। ठीक है, ओब्लिगिटी यानी 22.1 to 24.5 डिग्री इसेंट्रिसिटी, जो टिल्टनेस है वो अर्थ की चेंज होती रहती है इसके बीच में। ओब्लिंग इज एक्सियल प्रेशर, जो एक्सियल प्रेशर है अर्थ का, ठीक है, वो भी, उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन इन द सोलर रेडिएशन। चेंज इन अ अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ्स सरफेस। जो सोलर रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रहे उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड कुड बी पोटेंशियली हैव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट पैटर्न्स। ठीक है, इन द हायर लेटीट्यूड, केवल ये हायर लेटीट्यूड में होता है, बाकी लोअर लेटीट्यूड में नहीं। नेक्स्ट है अल नीनो एंड ला नीनो causing significant short-term fluctuations in the global average temperatures। अब बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक काजेस, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज
काजेस हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करना। इसे हम 6th फेज ऑफ मास एक्सटेंशन कहते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक काजेस जो है मास एक्सटेंशन भी बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व जो है वो एक हवाईयन आइलैंड पे है, यूएसए के 1960 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। मेजरमेंट ऑफ CO2 कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर फ्लोटिंग एवरी 10 ईयर्स, मतलब हर 10 साल बाद ये CO2 का या कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट करता है कि कंसनट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। टूल्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या टूल्स हैं जिससे मेज़र करते हैं। फर्स्ट, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रिंग्स ऑफ द ट्री, ठीक है। जो ट्री हैं उनकी रिंग्स को स्टडी करने से पता चलता है क्लाइमेट चेंज के बारे में। जैसे वाइड रिंग है तो गुड क्लाइमेट है, नैरोइंग रिंग है तो स्ट्रेस क्लाइमेट है, ठीक है। फॉसिल पोलन, ये कैरिंग ट्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ठीक है। यूनिक शेप होता है इनका, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म विच दे प्लांट दे केम, मतलब कौन से प्लांट से आए हैं ये भी उनका वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा प्लांट किस क्लाइमेट का है और इस किस जगह पे ये पोलन फॉसिल्स मिल रहे हैं वहाँ का पास्ट में क्लाइमेट कैसा रहा होगा, ठीक है। ये इन जैसे क्योंकि कोई भी वेजिटेशन क्लाइमेट से इम्पेक्टेड हो अफेक्टेड होती है, जैसी क्लाइमेट होगी वैसे वेजिटेशंस होगा, रेन फॉरेस्ट या फिर हम कहें जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। तो वहाँ के जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल पोलन होते हैं उस पौधे के, तो बताते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की क्लाइमेट पास्ट में रही होगी। लेक सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होते हैं किसी लेक के अंतर्गत, ये गलत लिखा है, लेक नहीं LEKE, लेक सेडिमेंट्स, ठीक है। जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं किसी लेक में उसके आधार पे क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट का पता लगाना किसी पर्टिकुलर एरिया में। स्प्लियोथर्म्स फॉर्म इन लाइमस्टोन रॉक्स। लाइमस्टोन रॉक्स जिसे हम कार्स्ट टोपोग्राफी या कार्स्ट फॉर्मेशंस कहते हैं, वो लाइमस्टोन्स रॉक्स मिलते हैं, उनसे भी पता लगाना। आइस कोर्स मतलब कि जो आइस कोर्स जब मेल्ट होती हैं, ठीक है, वहाँ से किस तरीके के चीज़ें निकलती हैं, जैसे फॉसिल पोलन मैंने बता दिया, और अदर फॉसिल्स ऑर्गेनिजम्स आइस कोर्स से निकलते हैं, तो वो भी क्लाइमेट का वहाँ के पर्टिकुलर क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट फॉर अपकमिंग शॉर्ट वेव लेंथ, ठीक है, बट नॉट ट्रांसपेरेंट फॉर लॉन्ग वेवलेंथ आउटगोइंग रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशंस। इट एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसका मतलब जैसे जो सन से सनरेज आती हैं वो इनकमिंग रेडिएशंस उसे बोलते हैं, वो शॉर्ट वेव लेंथ होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट वेव होती है, ठीक है। ये इनके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो आउट गोइंग रेडिएशंस है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, वो लॉन्ग वेव लेंथ में होता है, जिसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर नॉन ट्रांसपेरेंट है। और इसी से जो ये आउट गोइंग रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन है वो यहाँ एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द एवरेज लेवल। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस मटेरियल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है मीथेन फ्रॉम द वेटलैंड, लाइव स्टॉक, राइस फील्ड, कोल माइनिंग, यानी कोल मीथेन बेड बोलते हैं इसे, ठीक है। लैंडफिल साइट्स, फॉरेस्ट फायर, एनिमल रेयरिंग, गैस हाइड्रेट्स जैसे गैस हाइड्रेट्स डिपॉजिट इन द कोस्टल एरिया अंडर द सी बेड्स, ठीक है। बायोगैस बर्निंग, नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम द वेटलैंड, राइस फील्ड, कोल एंड ट्रांसपोर्टेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग,
industries, hydrofluorocarbon, semiconductor industry and refrigerator industry, perfluorocarbon, aluminum industry, sulfur hexafluoride, मैग्नीशियम इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यहाँ से रिलीज होती है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, और वाटर वेपर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एबिलिटी ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस टू ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस। मतलब कोई जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है, वो कितनी हीट को ट्रैप कर सकती है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कितनी हीट और कितने समय के लिए, ठीक है। जैसे CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1 है, लेकिन जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ टाइम है वो 50 to 200 ईयर्स है। मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 21 है, लेकिन इसका जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट है, फ्रॉम 12 ईयर्स टू 15 ईयर्स, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड जिसका लाइफ टाइम 120 ईयर्स है एंड ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 310 है। और HFC का 15 to 209 ईयर्स है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 150 to 11,700। HF6 यानी हाइड्रोजन हेक्साफ्लोराइड जिसका लाइफ टाइम 3,200 ईयर्स है और जिसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 23,900 है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स अबाउट climate change. In next lecture I will be discuss about the consequences of the climate change and next further the institution related to deal with the climate change. Okay, thank you for watching. Like, subscribe and share.